मेरा मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू धर्म गुरुओं को वहां पर अरेस्ट किया गया है, बतौर केंद्रीय मंत्री आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि भारत सरकार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसका असर कुछ बांग्लादेश पे नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व भारत की सेना के शौर्य और साहस के कारण से हुआ है, तो क्यों हो रहा है ये? और एक ऐसा देश जो गति के साथ में प्रगति कर रहा था विश्व के पटल पे, वो एकाएक इस तरह के परिस्थितियों के साथ में जकड़ा गया और उनके कारण से वहां के हिंदू समाज पर, वहां की माइनॉरिटी पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे हुए सभी लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास में इस तरह की इस विषय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गहन दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखें। भारत सरकार ने यथोचित व्यवस्था के तहत अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन यह तय है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं तो मैंने लोकसभा में एक सांसद के नाते बोलते हुए पहले भी कहा था कि भारत के मूल के धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो जो है बौद्ध है, चाहे वो सिख है, यदि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर उसका उत्पीड़न वहां हो रहा है जी, तो भारत की भूमि उसकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा मैंने लोकसभा में 2015 में जब पीआईओ ओसीआई का बिल डिस्कस हो रहा था तब कहा था। और मुझे क्योंकि बहुत लंबे समय तक पाक विस्थापित हिंदुओं के बीच में काम करने का अवसर मिला है जोधपुर में, मैं उनका दर्द जानता हूं। जोधपुर में, राजस्थान में मैंने उनका दर्द देखा है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां वो रहते हैं वहां संरक्षण मिले, लेकिन यदि इस तरह की पीड़ा को भोग करके वो भारत में आते हैं, वैध तरीके से भारत में आते हैं, तो हमें बाहें प्रसार करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा अगला प्रश्न है, आपने मिनॉरिटीज की बात करी जो बांग्लादेश में है, लेकिन जो हिंदुस्तान में मिनॉरिटी है या फिर कहें तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुस्लिम, उसको लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, असउद्दीन ओवैसी ने बोला है कि मोदी जी आप क्या कराना चाहते हैं, हर दरगाह हर मस्जिद का सर्वे करवाना चाहते हैं, जो संभल में हो रहा है, जो अजमेर शरीफ में हो रहा है, कैसे लेते हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो पीआईएल दायर की गई, क्या वो सरकार ने की? नहीं। मैं तो आपको एक दायित्व देना चाहता हूं जी, पत्रकार के नाते, और आपके जो है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को दायित्व देना चाहता हूं। खोज करके देखिए इनके पीछे कौन लोग खड़े। जो लोग इस तरह के पीआईएल दायर कर रहे हैं, उनके पीछे किस मानसिकता के कौन लोग खड़े होकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है गहन। लेकिन आपको लगता है ये गलत है, ये जो जिस तरह की ये पीआईएल दाखिल हो रही है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो विषय न्यायालय में पेंडिंग है, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी। वो अनुचित है। न्यायालय ने उसको जो है विचार करने के बाद में एक बार अगर एडमिट किया है तो न्यायालय को उस पर निर्णय करने दीजिए, लेकिन इतना अवश्य है कि इस तरह के विषयों को उठा करके हम भारत में जो भारत की शांति व्यवस्था को हिलाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, उसके पीछे के मानसिकता को, ये सब आप ही के लोग हैं, ये उसके पीछे की मानसिकता को निश्चित रूप से खोजने, जांचने, परखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप थोड़ा खोज करके कोशिश करके निकालिए कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। जी, क्योंकि आप संस्कृति मंत्रालय आप चलाते हैं और अजमेर दरगाह को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जो विषय न्यायालय में लंबित है उस पर टिप्पणी मुझे एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना जी। वक्फ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जेपीसी की समय सीमा बढ़ाई गई है, असउद्दीन ओवैसी कहते हैं वक्फ भी हमसे ले लेंगे, हमारी दरगाह मस्जिद भी ले लेंगे, तो हम जाएंगे कहां पर? देखिए, वक्फ के नाम पर जिस तरह के खेल किए गए जी, वक्फ के नाम पर, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से बंदरबांट की गई है, वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को, जिसके बहुत सारे लोगों को जिस तरह से पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट जी सिटिंग इन द चेयर, जिस तरह से लोगों को के साथ में अन्याय हुआ है,
निश्चित रूप से इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, जिस पर पुनर्समीक्षा हो रही है। लेट द जेपीसी फाइल इट्स रिपोर्ट। एक बार जेपीसी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में संसद पर उस पर बहस होगी और निर्णय होगा। जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी बाई इलेक्शन था इस बारी, क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, आप जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी राजस्थान से है, बाई इलेक्शन था, बीजेपी की वहां पर एक बड़ी जीत हुई है और कांग्रेस का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके पीछे आपको कारण क्या दिखाई देता है, पॉइंट नंबर 1। और क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव था। बिल्कुल। उपचुनाव के पहले की परिस्थिति में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 4 कांग्रेस की थी और 2 स्थानीय पार्टियों की थी, एक आरएलपी और दूसरा ट्राइबल पार्टी की, भारतीय आदिवासी पार्टी की। 7 सीटों में से जो 1 सीट थी, मैंने चुनाव से पहले भी, चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक से अनेक होने वाले। प्रदेश की जनता ने पिछले 1 साल के कालखंड में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से धरातल पर हमने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। जनता को जिस तरह की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, उसका आशीर्वाद हमें मिला है कि हम 1 से 5 पर पहुंचे। बाकी बची हुई 2 विधानसभाओं में भी हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ। एक में हम थोड़े से कुछ 100 मतों के अंतर से हारे और दूसरे में भारतीय आदिवासी कांग्रेस ने ऑफिशियली जवाब दिया ये प्रशासन की जीत है। मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम को बख्श दिया वहां पे, इसके लिए मुझे कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। जी, लेकिन एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसको थोड़ा सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके 4 महीने बाद बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो गया। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, वो तो मोदी जी के चेहरे पर लोकसभा के चुनाव के समय में जिस तरह से झूठ को खड़ा किया गया था, जी, झूठा नैरेटिव संविधान को लेकर के बनाया गया था और कुछ और झूठे नैरेटिव जो गढ़े गए थे। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, झूठ को आप एक बार पैदा कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसे दौड़ा नहीं सकते। वो झूठ जो था वो धराशायी हो गया और धराशायी होने का परिणाम आपको राजस्थान में भी दिख रहा है, हरियाणा में भी दिखा, मध्य प्रदेश में भी दिखा, आने वाले चुनाव में आगे भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा और आने वाले चुनाव में भी। बड़ी बात आप कह रहे हैं, दिल्ली का चुनाव अभी होने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करेक्शन है? वोटर्स ने जिन्होंने उस समय या तो वोट नहीं डाला या वोट नहीं डाला, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, उनको लगा कि वोट डालना चाहिए इस बारी। देखिए, मैं आपको या गलत जगह या फिर विपक्ष को डाल दिया, और मैं पूरे जिम्मेदारी और विश्वास के साथ में आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार में दिल्ली बदहाल हुई है, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, जिस तरह से हंसते हंसते दिल्ली को हलाल करने की कोशिश की गई है, दिल्ली वासियों के हितों को हलाल करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के मतदाताओं ने अब की बार यह तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली की आशीर्वाद देकर के सरकार बनाएगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन हालांकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल उस तरह से उतने ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं कर लगता है कि अब तो उस पर अब तो वो विचार का विषय भी नहीं रहा है एग्जिट पोल और आपके जो है। जी, लेकिन क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत आप राजस्थान से आते हैं, आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। ये जो राज परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं बतौर मंत्री, बतौर राजस्थान के वासी, बतौर सांसद? मुझे लगता है कि वो विवाद, यदि उस विवाद के बैकग्राउंड में देखा जाए तो वर्षों से संपत्ति का विवाद एक परिवार में चल रहा है और वो केवल एक राजस्थान का राज परिवार नहीं, देश के सारे लगभग बहुत सारे परिवारों में इस तरह के संपत्ति के विवाद शायद होंगे, विभिन्न स्तर पर लंबित होंगे। उनके विवाद के पृष्ठभूमि में जाए बिना मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किया उसके चलते हुए कम से कम वो विवाद एक बार था समाप्त हुआ है। शेष संपत्ति का विवाद है, वो न्यायालय को निर्णय करना है, वो हमारा काम नहीं है, न हमारा उससे कोई लेना देना है। लेकिन कुल मिलाकर के उदयपुर जैसे प्रदेश में, शहर में, राजस्थान जैसे प्रदेश में इस क्रिटिकल टाइम पे जब टूरिज्म के सीजन का जो है आगाज हुआ है और अगले 4 महीने राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस समय में राजस्थान के किसी भी स्थान पर इस तरह के का टर्बुलेंस नहीं हो,
इस तरह की सिचुएशन नहीं बने, Law इसके and लिए हम order. सब लोग जागरूक रह करके काम कर रहे हैं ताकि राजस्थान के टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स और जब राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने तो वाला आपने है समझाया दोनों को? उस पर हम लोगों को निश्चित ही, मुझे दोनों, क्योंकि दोनों ही भाई एक ही परिवार के सदस्य हैं, दोनों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, दोनों से मेरा पारिवारिक संबंध है। मैंने दोनों को चर्चा की और दोनों से कहा, आग्रह करके कहा कि ये जो है इस वाद के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से हमारा विवाद जो है संपत्ति का वो सेटल नहीं होने वाला है। ये एक परंपरा का, व्यवस्था का विषय है, इसको समाप्त करना चाहिए। जी, और जी। दोनों ने मेरी बात का सम्मान किया। मैं हृदयपूर्वक दोनों का इसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप न्यूज 18 के मंच पर आए और आप अपनी बात को रखा। थैंक Thank यू you. सो मच बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, थैंक यू सो मच अमीश। और मैं गुजारिश करूंगी सर, आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी वो मंच पर आए, हमारे खास मेहमान का धन्यवाद करें। और प्रशांत अग्रवाल, सीनियर जनरल मैनेजर डाबर इंडिया लिमिटेड, मैं गुजारिश करूंगी वो भी मंच पर आए और हमारे मेहमान का धन्यवाद करें।